हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? केमिस्ट्री वाले सर, पार्ट 2 जेई का हम डिस्कशन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट था मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसमें बताया था कि मैटर क्या है, उसका फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। आज का हमारा डिस्कशन जो मूव कर रहा है वो सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। उसमें जो पहला मेरे पास है वो है डी लिक्विसेंस। अब डी लिक्विसेंस क्या है? आप अपने घरों के आसपास कभी भी अगर देखें तो आपको ये रूटीन प्रोसेस में प्रैक्टिकली फील हो जाएगा कि आप डी लिक्विसेंस, इफ्लोरोसेंस, हाइग्रोस्कोपिसिटी इन सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट द डी लिक्विसेंस। तो डी लिक्विसेंस में मेरे पास है प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टेन कंपाउंड्स ऑफ टेकिंग अप द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। तो कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये मॉइस्चर इस सब्सटेंस ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो टेकिंग अप द मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने डी लिक्विसेंस बोला हुआ है। एंड बिकमिंग वेट व्हेन एक्सपोज्ड इज नोन एज द डी लिक्विसेंस। तो डी लिक्विसेंस क्या हुआ? एक वो प्रॉपर्टी जिसमें एक सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर ले। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज डी लिक्विसेंट। लाइक NaOH, मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना, ये NaOH भी हो सकता है। एग्जांपल्स में आप कभी भी लेबोरेटरी में जाएं, NaOH के पैलेट्स मिलते हैं छोटे छोटे, उसको आप लेबोरेटरी में अपने सामने रख दें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे 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 उसने क्या किया? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और यही एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का फिनोमिनन डी लिक्विसेंस प्रॉपर्टी है और कंपाउंड हमारे पास डी लिक्विसेंट होएगा। ऐसे ही आपके पास ये प्रॉपर्टी आपको KOH में भी मिल जाएगी, NaOH में भी प्रॉपर्टी है, KOH में भी प्रॉपर्टी है। जो एनहाइड्रस CaCl2 है उसमें भी ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एनहाइड्रस MgCl2 में ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो डी लिक्विसेंट की प्रॉपर्टी आपको एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का फिनोमिनन है। जैसे कि आपके पास एनहाइड्रस FeCl3, उसमें ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास डी लिक्विसेंट के हुए। तो मेन बात आपको समझ में आ गई। जो इसमें कई बार मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो क्या, कि जो कंपाउंड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है, जबकि एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जो है, ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर ऑफ मॉइस्चर है वो ज्यादा है, तभी तो ज्यादा वाला कम की तरफ मूव कर रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास डी लिक्विसेंट की बात हुई। कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी आपके पास है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है इसमें क्या होएगा? कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके या तो हाइड्रोक्साइड्स में बदल रहे हैं या ऑक्साइड्स में बदल रहे हैं, या हाइड्रोक्साइड्स में बदल रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स कंबाइंस विद मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक होगी बात, एंड आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेट्स। जैसे कि यहां ऑक्साइड है तो इसका फर्दर फॉर्म आप क्या लिख सकते हैं? हाइड्रेट। हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट, हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट में कंपाउंड के बदलने का नेचर हाइग्रोस्कोपिसिटी है, नमी को सोखना। लेकिन पिछले वाले में डी लिक्विसेंट में आपने सीखा कंपाउंड ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, इसमें आपने सीखा एब्जॉर्ब किया लेकिन हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड में उसका कन्वर्जन हो गया। पहले सिर्फ एब्जॉर्ब किया, अब इसमें एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कन्वर्जन किस में हो गया जी? हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड में हो गया है।
इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल मेरे पास हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट हुआ, ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्विक लाइम हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, नमी सोखेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एनहाइड्रस Na2CO3 हुआ, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हो आप, ये वही नमी सोखेगा एटमॉस्फेयर की और Na2CO3 डॉट 10 वाटर बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना। तो दो मोटी मोटी बात आपके दिमाग में एंटर कर गई है, एक है डीलिक्विसेंस और दूसरा हाइग्रोस्कोपिसिटी। डीलिक्विसेंस, हाइग्रोस्कोपिसिटी। अगर मैं डीलिक्विसेंट की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में डीलिक्विसेंट को लेकर क्या आना चाहिए कि नमी सोखना है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, बस इतना काम तक है, ठीक होगी बात। लेकिन हाइग्रोस्कोपिसिटी में नमी यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो किया, उसके बाद वो फर्दर एक कंपाउंड बना रहा है, इधर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेट, इधर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेट। अब हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है थर्ड नंबर पे। देखो हाइग्रोस्कोपिसिटी में भी आप इतना बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड का वेपर प्रेशर है, जो वीपी ऑफ द कंपाउंड है, वो लेस होएगा वीपी ऑफ द एटमॉस्फेयर से। क्यों? क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर का ज्यादा है तभी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या मटेरियल या कंपाउंड उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, अगर खुद का ज्यादा है तो वो एस्केप करेगा। तो उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारी थर्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस में आ रही है इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस, देखो आपने ना अपने घरों के आसपास जो दीवारें हैं उन पर कुछ पाउडरी टाइप का देखा होगा। जनरली हम बोलते हैं कि थोड़ा मॉइस्चर आ गया है, तो जो मॉइस्चर आ गया इसको आप बोलते हो ये है इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस में क्या होगा, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ऑफ लूजिंग देयर वाटर, अपने पानी को लूज करना। कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड हैं लूजिंग देयर क्रिस्टलाइन वाटर, लूजिंग देयर, अभी तक पानी सिर्फ सोख रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे। पहली बार ऐसा फंडा है जिसमें पानी कोई कंपाउंड लूज कर रहा है, लेकिन कौन सा वाला, क्रिस्टलाइन वाटर, उसका क्रिस्टलाइन वाटर लूज कर रहा है। ऑन एक्सपोजर एंड बिकम पाउडरी ऑन द सरफेस इज कोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी सरफेस पर पाउडरी हो जाएगा, अपनी सरफेस पर पाउडरी। तो थोड़ा सा अपने घर के आसपास घूमकर देखें तो आपको अपनी दीवारों पर इस पाउडर टाइप से कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इफ्लोरोसेंस नेचर और इफ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी। इफ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी ये वही हो पाएगा जिसके अंदर खुद के अंदर पानी होगा, जैसे कि FeSO4 7 वाटर हुआ, जैसे कि FeSO4 7 वाटर हुआ। ये प्रॉपर्टी इसी के अंदर हो सकती है। क्या बोला हमने, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है लूजिंग देयर क्रिस्टलाइन वाटर, ये क्रिस्टलाइन वाटर लूज करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारे पास एलम हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम सल्फेट हुआ। सोडियम कार्बोनेट थोड़ी देर पहले मैंने आपको वॉशिंग सोडा बताया था, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी। ये वॉशिंग सोडा हुआ, ठीक है जी। एलम हुआ, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्रिस्टलाइन वाटर को लूज करने की प्रॉपर्टी है, और ये तभी हो सकता है जब वीपी ऑफ द एटमॉस्फेयर कम हो जाए और वीपी ऑफ द कंपाउंड, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपाउंड खुद का ज्यादा हो जाए। अगर आप 11th के तो वेपर प्रेशर को समझें कि जो वेपर मेरे सराउंडिंग है उसका प्रेशर, अभी जनरल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको, उसको वेपर प्रेशर बोलोगे। अगर वो वेपर प्रेशर कंपाउंड का ज्यादा हो गया है, अगर वो वेपर प्रेशर कंपाउंड का ज्यादा हो गया है, तो हमेशा एक टेंडेंसी है हम
ह्यूमंस की टेंडेंसी छोड़ दें अगर, तो जनरल बात करें तो कंपाउंड के पास अगर कुछ ज्यादा होगा तो वो लूज करेगा। तो इफ्लोरोसेंट को आप जनरली याद कर सकते हैं क्या, स्केप होना, इफ्लोरोसेंट स्केप होना। क्या स्केप हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। कौन से वाटर मॉलिक्यूल, जो कि उसके पास क्रिस्टलाइन थे। तो कब होएंगे, जब वो एटमॉस्फेयर से कुछ एक्सेस शो कर रहा होगा। एक्सेस क्या शो कर रहा है, पानी। मैंने एग्जांपल बताया Na2CO3.10 वाटर, Na2SO4.10 वाटर, K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस .24 वाटर। ये अपने दिमाग में रखें कि इफ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी। ठीक है जी। देखिए अब 10th लेवल तक मेलिबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हो। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक मेटल का ब्लॉक है आपके पास, ठीक हो गया, उसको आप क्या करें, बीटन अप, मतलब लगातार पीटते चले जाएं, हथौड़ी से पीटते, हैमर से, तो धीरे धीरे इसकी क्या बनने लगेंगी, ये टूटने की जगह पर ये शीट्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया जी, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी, शीट्स का बनना। तो हम क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी शोन बाय द मेटल्स। ठीक है बात। व्हेन मेटेलिक सॉलिड इज बीइंग बीटन, जब हम किसी भी मेटेलिक सॉलिड को बीट करेंगे, उसको हम लोग पीटेंगे, उसको हम लोग हथौड़ी से उस पर बार बार हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, इट डजंट ब्रेक, ये टूटा नहीं, डजंट ब्रेक, ये टूटा नहीं, डजंट ब्रेक, बट इज कन्वर्टेड इनटू शीट्स। लेकिन ये शीट्स में कन्वर्ट हो गया, और शीट्स में कन्वर्ट हुआ, इट इज सेड टू बी प्रोसेस द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या बोला है, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी, इट इज सेड टू बी पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी अपने दिमाग में सेट कर ले, शीट्स का बनना। कॉपर हुआ, सिल्वर हो, तो जितने भी मेटल आप रखना चाहें, कॉपर की शीट्स हो गई, सिल्वर की शीट्स हो गई, प्लेटिनम को भी किया जा सकता है। ये मेलिबिलिटी इनका कैरेक्टरिस्टिक है। एल्यूमिनियम का हुआ, अब आप जो अपना फूड रैप करके ले जाते हैं वो एल्यूमिनियम ही तो है, तो एल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जा सकती हैं, गोल्ड की शीट्स बनाई जा सकती हैं, मेटल्स की इजीली शीट्स बनाई जा सकती हैं, और ये हैमर कर करके लगातार शीट्स बने। इस प्रॉपर्टी को हमें बोलना है मेलिबिलिटी। और सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल, मान लीजिए आप किसी ओलंपिक में बैठ रहे हैं, तो मोस्ट मेलिएबल मेटल अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख लें, AU। AU मतलब गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, अपने दिमाग में सेट कर लें। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के अंदर डक्टिलिटी के बारे में बात करना है। डक्टिलिटी आप समझते होंगे वायर्स। डक्टिलिटी आप समझते होंगे वायर्स, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। होएगा क्या, जिसमें किसी मेटल को आप लोग वायर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है डक्टिलिटी। नेक्स्ट आपके पास है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या हुई भाई, ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल किसमें कन्वर्ट होगा, वायर्स बनेंगी उससे ना, मेटल्स। तो लाइनें क्या बनेंगी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू वायर्स। तो अगर शीट्स बने मेलिबिलिटी, वायर्स बने तो डक्टिलिटी है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जितने भी मेटल्स हैं, तो आपने एल्यूमिनियम की वायर्स देखी होंगी, कॉपर की वायर्स भी देखी होंगी। तो वायर्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, और ये आप 10th क्लास के साइंस की बुक में मेटल नॉन मेटल में भी पढ़कर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी ब्रिटलनेस। ब्रिटलिटी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, जब किसी ना एक सॉलिड मटेरियल को आप हैमरिंग करके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें, सॉलिड इटसेल्फ तो हार्ड है, सॉलिड मटेरियल विच ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। मान लीजिए यहां आपके पास एक डायमंड का एग्जांपल है, तो डायमंड पर हैमरिंग करवाकर, प्रेशर डलवाकर, बार बार इसको हिट करके अगर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए, पाउडर नहीं बन रहा, स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया, ये स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया, तो इस नेचर को आपने देखो, कंपाउंड हार्ड है, और आपको पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स,
डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ यूनिवर्स है, तो अगर मैं डायमंड पर बार बार हैमरिंग करूंगा, हैमर से उसको हिट करूंगा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा वो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, ये ब्रिटलनेस है, ये ब्रिटेलिटी ऑफ द कंपाउंड है। द सॉलिड मटेरियल which breaks into the small pieces and hammering are called the brittle. The solid of non-metals and ionic solids are generally brittle in nature. अब जब आप मेरे साथ में केमिकल बॉन्डिंग का आयोनिक पढ़ेंगे, आयोनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तो आयोनिक कंपाउंड में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँगा कि जब मैं NaCl को हिट करता हूँ हैमर से, बार बार उसकी हैमरिंग करवाता हूँ, तो वो जो NaCl है वो ब्रिटल नेचर शो करता है, वो 2-3 टुकड़ों में टूट जाएगा, जैसे कि डायमंड के छोटे छोटे पीसेस हुए हैं। तो अगला जो हमारा टारगेट है, वो अगला टारगेट मेरे पास है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं जी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये मेडिकल में भी उतना इंपॉर्टेंट है और नॉन मेडिकल में भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जान लेना चाहिए ये केमिस्ट्री की शुरुआत थी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत थी, जहां हमें बताया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे वीडियो नंबर 3 में। तब तक आप कुछ इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुन लें, जिसमें कि हमें बताया गया कि डिफ्लोरोसेंस क्या है, डिलिक्विसेंस क्या है, फिर हमें बताया गया हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या है, इफ्लोरोसेंट क्या है, मेलिएबल क्या है, डक्टिलिटी क्या है। ठीक है जी।